भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब ये अलग अलग चरणों में संपादित हो रहा है, अलग अलग विचारधारा के अधीन है। जिसमें सबसे पहले यहाँ जो राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोगों ने देखा था, तो इसका एक जो फेज था वह था उदारवादी चरण। और यह जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो उदारवादी चरण है, यह 1885 से लेकर और कब तक चला, 1905 तक। यह राष्ट्रीय आंदोलन का पहला फेज है। यानी प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन यह उदारवादी चरण में चलाया जा रहा है, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सारे इस चरण के प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं। अधिकांश जो लोग हैं वह बंगाल से हैं, अन्य क्षेत्र के भी हैं, अन्य प्रेसिडेंसी के भी, क्योंकि उस समय 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित थी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। एक प्रेसिडेंसी है बंगाल प्रेसिडेंसी, एक प्रेसिडेंसी है मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक है आपको महाराष्ट्र मुंबई। ये 3 केंद्र थे सत्ता के, अंग्रेजी सत्ता के। सबसे पहले चूंकि अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया था, राजनीतिक जागरण का केंद्र बंगाल बन गया था। सबसे पहले बंगाल में ही संवैधानिक संस्थाओं का विकास किया गया, प्रशासनिक संरचना स्थापित हुआ, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लाया गया, एक नया वर्ग उभर कर आया जो बुद्धिजीवी वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं। क्योंकि हमेशा क्रांति का जो नेतृत्व है वह मध्यम वर्ग के द्वारा ही नेतृत्व प्रदान किया जाता है। जिन जिन देशों में भी क्रांतियां हुई हैं, जब तक वहां पे मध्यम वर्ग सक्रिय नहीं रहा है तो वह क्रांति सफल नहीं रह पाई। जैसे कि अगर आप यूरोपीय क्रांतियों को भी आप देखो तो 1815 की क्रांति है जो नेपोलियन के पतन के पश्चात, 1815 में नेपोलियन का पतन होता है, और उसके बाद एक बार फिर से एक क्रांति हुई, लेकिन उस क्रांति को बड़ा ही निर्ममतापूर्वक दबा दिया गया। इसलिए दबा दिया गया क्योंकि मध्यम वर्ग वहां पे अभी सक्रिय नहीं था। और उस समय एक बार फिर से यूरोप को पुरानी व्यवस्था में, नेपोलियन पूर्व व्यवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है, जिसका नेतृत्व कर रहा था मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसे आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे। और उसके लिए एक कांग्रेस का आयोजन किया गया था। वह पहला यूरोपीय कांग्रेस था, जिसे कहा जाता है वियना कांग्रेस, 1815 का। एक बार फिर यूरोप में क्रांति हुई, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन ने यूरोप को एक विचारधारा दिया था, और वह विचारधारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, विचारधारा की हत्या नहीं हो सकती है। अब गांधी के जो विचारधारा थे, इसलिए गांधी आज भी प्रासंगिक हैं, अप्रासंगिक नहीं है। आज भी गांधी की हत्या हुई है, मरे गांधी हैं। गांधीवाद आज भी किसी न किसी रूप में वह हमारे समक्ष जीवित है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर 1830 में भी यूरोप में क्रांति हुई, लेकिन उस यूरोपीय क्रांति को फिर एक बार दबा दिया गया, क्योंकि मध्यम वर्ग अभी उस स्थिति में नहीं था। राजतंत्र थे, राजतंत्र के द्वारा दबाया गया। एक बार फिर यूरोप में 1848 में क्रांति हुई, लेकिन उस क्रांति को भी दबाया जाता है। लेकिन आप कब तक दबाते रहोगे किसी भी विचारधारा को? जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, वैसे वैसे वह विचारधारा और प्रबल होती चली जाएगी। और फिर आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि यूरोपीय राष्ट्र के रूप में एक तो
राष्ट्रवाद, और वह राष्ट्रवाद अब उग्र राष्ट्रवाद का रूप लेता है, जिसके कारण इटली और जर्मनी जैसे दो नए राष्ट्रों का उद्भव होता है। इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, और भी बहुत सारे यूरोपीय राष्ट्रों का उद्भव होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीयता है, इसको लेकर भी बहुत सारे विवाद थे, जिस पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया है। एक टॉपिक ही हमारा था भारत में राष्ट्रीयता का उद्भव, और उस संदर्भ में हम लोगों ने देखा था कि भारत में राष्ट्रीयता का जो उद्भव हुआ, वह उद्भव एक तो कि राष्ट्रीयता के वह सारे तत्व भारत में उपस्थित थे जो एक राष्ट्र के लिए होना चाहिए। क्योंकि एक राष्ट्र के लिए भाषा होनी चाहिए, एक राष्ट्र के लिए भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, एक राष्ट्र के लिए एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए। यही सब एक राष्ट्र के लिए आवश्यक अंग हैं। जैसे शरीर में, तो हमारे शरीर के जो आवश्यक अंग हैं कि भाई आँख है, नाक है, कान है, तो उसी तरीके से एक राष्ट्र के लिए भी ये सारे आवश्यक अंग थे। तो ये सारे चीज़ें भारत में पहले से ही मौजूद थी। जो कुछ कम था, यानी ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन था क्या कि हम बिखरे हुए थे। हम वर्ग के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर हमारे यहाँ बहुत सारा बिखराव था। अब इस बिखराव को ब्रिटिश नीतियों ने अनजाने में उसे बढ़ावा दे दिया, जिसमें उनके द्वारा कुछ किए गए सुधार। अब उन्होंने जो प्रशासनिक संरचना स्थापित किया, न्यायिक व्यवस्था को जो लाया, सिविल सेवा का जो विकास किया, इन सब के द्वारा क्या हुआ कि भारतीयों का शोषण हुआ। क्योंकि वहाँ पे दो नीति काम कर रही थी अंग्रेजों के संदर्भ में। वह नस्लीय श्रेष्ठता की भावना से ग्रसित थे, गोरे और काले का भेदभाव था। उनके लिए हम सभी भारतीय, चाहे वह ऊंचे वर्ग के लोग हों या निम्न वर्ग के लोग हों, उनके लिए एक ही श्रेणी में थे, और वह श्रेणी था काले, कि हम काले थे। तो वहाँ पे जो श्वेत नस्लीयता की जो भावना थी, वह कहीं ना कहीं हमारे बीच के उस बिखराव को दूर करने का काम किया, हमें एकजुट करने का काम किया। इसके साथ साथ कुछ ब्रिटिश शासकों की जो प्रतिक्रियावादी नीति रही, यानी प्रतिक्रियावादी नीति की कुछ ऐसी उनके क्रिया हुए, कुछ ऐसे उन्होंने काम किया जिसके कारण उतनी तेजी से ही रिएक्शन हुआ। और वह जो कार्य था उनका, वह कार्य था भारतीय राष्ट्रीयता को कुचलना, जिसमें लीटन का शासनकाल, जिसमें लीटन के शासनकाल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया जाता है, जिसके अंतर्गत भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसके साथ साथ सिविल सेवा उम्र सीमा अधिनियम लाया जाता है, जिसमें सिविल सेवा में भारतीयों को जाने से रोकने के लिए उम्र को बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि लीटन के शासनकाल में ही आपको दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है, वह भी वैसे समय में 1877 में जब भारत अकाल से ग्रसित है, और उस समय शाही दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यों ने भारतीयों को कहीं ना कहीं एकजुट होने के लिए विवश करने का काम किया। इसके साथ साथ रिपन के शासनकाल में भी हम लोगों ने देखा कि रिपन के शासनकाल में एक विवाद होता है, और वह विवाद था इल्बर्ट बिल विवाद, जिसमें था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वह यूरोपीय लोगों को सजा नहीं दे सकते हैं। इसके कारण भी हमारे बीच की एकजुटता बढ़ती चली गई। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीयता को कुचलने के लिए कर्जन ने भी कुछ कार्य किया, जिसमें विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग लेकर वह आता है। इसके साथ साथ 1905 में बंगाल का विभाजन की योजना प्रस्तुत करता है। सबसे पहले तो उसको 1903 में ही उसे एक रूप दिया गया था। आगे चलकर 1905 में बंगाल विभाजन की योजना प्रस्तुत की जा रही है और बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है, क्योंकि बंगाल जो था वो हमारी राष्ट्रीयता का केंद्र था। अब इधर हम लोग देखें तो इस प्रकार से भारत में राष्ट्रीयता बढ़ती चली जा रही है, और इसलिए 1857 की क्रांति को कोई आपको उसे क्रांति नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि यह माना जाता है कि अभी राष्ट्रीयता की भावना भारत में व्याप्त ही नहीं थी। और इसी संदर्भ में आरसी मजूमदार ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 1857 की क्रांति न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, कि अभी वहां पे जो भी लोग थे जो उस विद्रोह में शामिल हुए थे, वह सभी राष्ट्रहित की भावना से जुड़े हुए नहीं थे, सभी निजी स्वार्थ की भावना से जुड़े थे। चाहे वह झांसी की रानी हो,
चाहे वह तात्या टोपे हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे आपको नाना साहब हों, चाहे आपको मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर हों, तो ये चाहे सैनिकों ने उसमें भागीदारी निभाई हो, जमींदारों की भागीदारी हो, सभी के अपने अपने स्वार्थ छिपे थे, सभी अपने निजी स्वार्थ से उसमें थे, वह राष्ट्र हित की भावना से जुड़े हुए नहीं थे। तो इसलिए उसे राष्ट्रीय भी नहीं माना जा रहा है, और यह माना जाता है कि बल्कि भारत में राष्ट्रीयता का जो उद्भव हुआ वह तो 1885 में हुआ, और 1885 में यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्भव हुआ। तो उस समय से भारत में राष्ट्रीयता का माना जाता है कि भारत में राष्ट्रीयता का उद्भव हुआ है। अब चूंकि यह हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसको लेकर भी एक नया विवाद जन्म ले लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में विवाद, जिसमें एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और दूसरा तड़ित चालक सिद्धांत, जिसमें एक आपको सुरक्षा वाल्व सिद्धांत था और एक आपको तड़ित चालक सिद्धांत था, जिसे सुरक्षा कवच सिद्धांत कहा गया। तो इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना को लेकर भी एक नया विवाद जन्म लिया था। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि अब यहाँ जो राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और इस चरण में जो कांग्रेस के जो लोग हैं वह कैसे लोग हैं, किस विचारधारा से ग्रसित हैं, वह उदारवादी हैं। उदारवादी क्यों? तो इनका जो विरोध का जो तरीका है वह थोड़ा अलग है। एक तो इनको ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास है, इनको लगता है कि भारत का विकास अंग्रेजों के बने रहने से ही हो सकता है, ब्रिटिश शासन के बने रहने से ही हो सकता है, तो इनको ब्रिटिश न्यायप्रियता में अटूट विश्वास है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनको लगता है कि भारत में अंग्रेजों के रहने से ही भारत का विकास हो सकता है और भारत आधुनिक बन सकता है। तो इसलिए वे अंग्रेजों को इसके लिए मानते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन होनी चाहिए। और यह जो स्वशासन की बात करते हैं, इनका स्वशासन थोड़ा अलग है। ये कहते हैं कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन चाहिए। ये सिर्फ यह है कि भारत में आप ब्रिटिश रूल को लागू करो, जैसे ब्रिटेन में लोगों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है, जैसे ब्रिटेन में प्रेस की स्वतंत्रता है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, शिक्षा का विकास हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, तो भारत में भी वो सब होना चाहिए। अगर भारत भी ब्रिटेन के अधीन है तो जिस तरीके से ब्रिटेन में जो व्यवस्था है वह व्यवस्था भारत में होनी चाहिए। तो यह जो उदारवादी ये कहते हैं कि भारत में इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भारत में अन्य ब्रिटिश रूल है, भारत में ब्रिटिश रूल है ही नहीं। तो इनको लगता है कि अगर इस बात को, भारतीय समस्याओं को यदि हम ब्रिटेन के संसद तक पहुंचा दें और ब्रिटिश जनमत को अवगत करा दें तो शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने विरोध का जो तरीका अपनाया, इनका विरोध का तरीका अलग था। ये इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो सरकार को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, सरकार को स्मरण पत्र दे रहे हैं, सरकार के समक्ष हाथ जोड़कर अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इनके तरीके थोड़े अलग हैं। यह संवैधानिक तरीकों से विरोध कर रहे हैं संविधान के दायरे में। लेकिन एक जो अगला जो पीढ़ी है, जो इनके उत्तराधिकारी जिनको आप कहोगे, तो वह थोड़ा सा वह गर्म है, वह एग्रेसिव है। उसका मानना है कि नहीं, आपने जो इतने 20 वर्षों में जो कुछ भी किया, इसकी उपलब्धि क्या है, आपने दिया क्या भारतीयों को। अब ये जो उदारवादी थे, इनको जनता में भी विश्वास नहीं है, जन आंदोलन में आस्था नहीं है, ये तो जनता को अशिक्षित समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं भाई, सभ्य लोगों से हमें लड़ना है तो इन अशिक्षित लोगों को लेकर नहीं जानना है, क्योंकि अभी भारतीय जनता क्या है, अशिक्षित है, असभ्य है। इसलिए पढ़े लिखे लोग ही उनके समक्ष हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और हमारा विकास होगा। लेकिन एक जो अगली पीढ़ी है, जिसे कहा जा रहा है आपको, यानी एक अगला चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोगों ने देखा, और वह जो फेज कहलाया, वह कौन सा फेज कहलाया, वह उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण जिसके नेतृत्वकर्ता भी अलग हैं, जिसकी ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं है, जो ब्रिटिश को सभ्य नहीं मानता है, जिसका यह मानना है कि भारत का विकास अंग्रेजों के द्वारा नहीं होगा, बल्कि भारत का विकास तो स्वयं के प्रयत्नों से ही होगा, हमें उसके लिए अपने खुद को प्रयत्न करना पड़ेगा। जो भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की बात करता है। तो यह जो फेज है, यह कहलाया उग्रवादी चरण। और इस चरण में हम लोग देखते हैं कि यह फेज भारत में लंबे वर्षों तक रहा, जो 1905 से लेकर और
1919 तक रहता है यह फेज। ऐसे तो 1907 के बाद उग्रवादियों को बहुत हद तक सीमित कर दिया गया, लेकिन इसी फेज में एक और इनके ही अगले जो पीढ़ी है वह उभर कर आते हैं, जिन्हें आपको कहा जा रहा है उग्रवादी। उग्रवादी जिन्हें कहा जा रहा है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी जो हिंसा की बात करते हैं, जिनके केंद्र में हिंसा है। और यह दो फेज में है। एक तो बंगाल विभाजन यानी आपका सूरत अधिवेशन के बाद, स्वदेशी आंदोलन के बाद इनका उद्भव होता है। और एक जो उग्रवादी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वह गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद वे उभर कर आते हैं। तो गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद जो युवा जो असंतुष्ट हुए उनमें थे वे समाजवादी भी थे, वह पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें भगत सिंह थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, जिसमें अशफाक उल्ला खां थे, जिसमें राजेंद्र लाहिड़ी थे। तो ये सारे लोग हैं जो सेकेंड फेज के हैं। वे पढ़े लिखे भी हैं, समाजवादी भावनाओं से भी ग्रसित हैं, उन पर रूस के समाजवादी क्रांति का भी प्रभाव है, 1917 के बोल्शेविक क्रांति का भी प्रभाव है। लेकिन एक जो पहले फेज के जो उग्रवादी जो क्रांतिकारी हैं वो थोड़े ज्यादा हिंसक हैं। इन लोगों ने आत्मविनाश की नीति अपनाया। क्योंकि इनको ना तो उदारवादी राजनीति में आस्था रही और ना ही उग्रवादी राजनीति में आस्था रही। एक क्रांति की बात करते हैं, ये कहते हैं कि ना तो हाथ जोड़ने से जाने वाले हैं और ना आपके तरीके से भारत से ब्रिटिश जाने वाले हैं। आप कर क्या रहे हो? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे विरोध का एक अलग तरीका है। और यहाँ का जो विरोध है वह विरोध किस रूप में देखा हम लोगों ने? वह विरोध कैसा था? वह विरोध था निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध, जिसमें विरोध की एक नई प्रवृत्ति दिखाई दी। नई सदी में नई प्रवृत्ति, यह नई सदी की नई प्रवृत्ति है विरोध का। जो भारतीय राजनीति में एक नई चीज हम देखते हैं कि विरोध के तरीके बदले हुए हैं। अब यहां पे निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या था? तो यहां पे निष्क्रिय प्रतिरोध में हम लोगों ने देखा कि यहां पे निष्क्रिय प्रतिरोध में शामिल था क्या? धरना प्रदर्शन। यहां पे धरना प्रदर्शन है। यहां पे क्या है? तो यहां पे है हड़ताल। यहां पे क्या है? तो यहां पे है आपको यानी धार्मिक उत्सव का आयोजन करना, यानी लोगों को जागरूक करना। तो धार्मिक उत्सव का आयोजन। यहां पे आप देख रहे हो तो यहां पे क्या है? बहिष्कार। यहां पे है बहिष्कार। यहां पे किस चीज की बात की जा रही है? स्वदेशी की। यहां पे किसकी बात की जा रही है? स्वराज्य की। स्वराज्य की। यहां पे क्या है? तो यहां पे आप देख रहे हो कि जेल भरो आंदोलन है। जेल भरो आंदोलन है। और अब इन सब में एक केवल कुछ लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह किसके द्वारा किया जा रहा है? जनता के द्वारा। तो इसमें जो उग्रवादी हैं, यानी जो गरम दल के जो लोग हैं, जो गरम दल के लोग हैं, इनको किसमें आस्था है? तो इनको जनता में आस्था है। इनको जनता में आस्था है, इनको जनता में कोई आस्था नहीं है। तो यह दो फेज हम लोगों ने देखा। एक इसी में एक यह भी आपको फेज हमें दिखाई दे रहा है जिसे उग्रवादी चरण कहा जा रहा है, जो दो चरणों में उभर कर आता है। यह असंतोष था, यह युवा वर्गों का असंतोष था, जिन्हें असंतोष ये ब्रिटिश दमन के परिणाम स्वरूप उभर कर आए। जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम संगठित नहीं रह पाए, क्योंकि हमने यह जो आंदोलन चलाया था, यह आंदोलन उस विभाजन के विरोध में चलाया गया था, उस बंगाल विभाजन के विरोध में। लेकिन हुआ क्या कि हम उस विभाजन को तो रोक नहीं पाए, स्वयं जरूर विभाजित हो गए। 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसमें हम एक विभाजन को रोकने में असफल रहे और हम स्वयं विभाजित हो जाते हैं। अब स्वयं विभाजित होने का तात्पर्य क्या है? कि आप कमजोर पड़ गए। और जब आप कमजोर पड़े तो ऐसी स्थिति में हुई क्या कि अब ब्रिटिश दमन काफी तीव्र हो गया। और जब ब्रिटिश दमन काफी तीव्र हुआ तो इसमें जो युवा वर्ग थे वह युवा वर्ग काफी आक्रोशित हुए। उन युवाओं ने अब एक नया रास्ता अख्तियार किया, उग्र रास्ता, क्रांति का रास्ता, आत्मविनाश की नीति, जिसमें मारेंगे भी और मर भी जाएंगे, जैसे कि खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी। तो इस तरीके से आप देखते हो कि यह फेज है।
एक और फेज यहां पे फिर से हम क्रांति की ओर हमारे युवा जाते हैं, और वह जाते हैं कब? जब असहयोग आंदोलन की वापसी होती है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है। देश के एक बड़े क्षेत्र में फिर से युवा वर्ग जो है वह क्रांति की रास्ता को अख्तियार करता है। फिर से युवा वर्ग जो है वह हिंसा की रास्ता को अख्तियार करता है। अलग अलग क्रांतिकारी संगठन बनाए जा रहे हैं, जिसमें नौजवान सभा है, जिसमें आपको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, जिसमें आप देख रहे हो कि इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन है सुरेश सेन के द्वारा। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी संगठन बनाए जा रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं छापे जा रहे हैं, संजीवनी है, युगांतर है, संध्या है, ये सारे पत्र पत्रिकाएं छापे जा रहे हैं। इस समय के जो क्रांतिकारी हैं वह क्रांतिकारी केवल देश में ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि बहुत सारे क्रांतिकारियों को देश निष्कासन की सजा दी जाती है, और इन क्रांतिकारियों के द्वारा विदेशों में जाकर क्रांतिकारी संगठन बनाए जाते हैं। उसी में मदन लाल धिंगरा के द्वारा आप देखते हो कि एक हत्या की जा रही है करजन वायली की, जो भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार है, उसकी हत्या की जा रही है। उसी समय आपको अमेरिका में गद्दार आंदोलन चलाया जा रहा है। उसी समय आप देख रहे हो 1914 का कामागाटा मारू प्रकरण हो रहा है। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी घटनाएं जो हैं अब विदेशों में भी स्थापित होने लगे, अब विदेशों में भी होने लगे। फिर भारतीय राजनीति में एक और फेज आता है, और यह फेज आता है जिसे कहा जाता है गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण। और यह जो गांधीवादी फेज है यह कब है? तो यह आपको 1919 से लेकर और 1947 तक, 1947 तक, जिसमें पूरी राजनीति एक व्यक्ति के केंद्र में होगा, वह व्यक्ति राजनीति के केंद्र में होगा, सारे आंदोलन उसके नियंत्रण में होंगे, उसके विचारधारा पर आधारित होंगे, उसकी रणनीति पर आधारित होगी। तो वह आपको जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो फेज है वह आपको गांधीवाद के नाम से जाना जाएगा। यह भी एक विचारधारा है, एक सिद्धांत है, जिसे विकसित करने का काम गांधी ने किया था। तो यहां पे कुछ विचारधारा हम लोगों ने देखा, एक तो उदारवाद, यानी उदारवाद सिद्धांत विचारधारा। एक हम लोगों ने देखा उग्रवाद, ये उग्रवादी मतलब उग्र विचारधारा, उग्र विचारधारा, जिसे आपको लाल बाल पाल घोष ने दिया था। फिर एक और विचारधारा है जिसमें आपको देखते हो कि यह क्रांतिकारी जो हिंसा की बात करते हैं, लेकिन इस समय में एक और विचारधारा उभर कर आता है, और यह विचारधारा क्या है? वह है समाजवाद, जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, जो राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, जो आर्थिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। तो यह समाजवादी, और यह समाजवादी हम लोग देखेंगे 20वीं सदी के जो प्रमुख समाजवादी हैं। आगे चलकर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन होगा, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी जो हम लोग को देखना है वह हम लोगों को देखना है एक और तीसरी विचारधारा के रूप में, और यह विचारधारा है क्रांतिकारी विचारधारा। क्रांतिकारी विचारधारा जो स्वदेशी आंदोलन के पश्चात घटित होता है। लेकिन इसके पहले एक चीज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। एक जैसे अब उदारवाद और उग्रवाद के बीच में अंतर क्या था? कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछ देता है कि भाई जो उदारवाद है और जो उग्रवाद है इनके बीच का अंतर क्या था? इनके बीच अंतर यानी इनके बीच मतभेद किस बात को लेकर था? आखिर ये जो दोनों हैं किस बात को लेकर आपस में एक दूसरे के विरोधी थे? तो उदारवाद और उग्रवाद के बीच मतभेद का कारण क्या था? मतभेद किन बातों को लेकर था? तनाव किन बातों को लेकर था? तो एक हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग आते हैं क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के रूप में, कि वह क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन क्या है। तो एक टॉपिक छोटा सा पहले आप लोग हेडिंग डालोगे, और यह है उदारवाद और उग्रवाद के बीच मतभेद के कारण। ठीक है, उदारवाद और उग्रवाद के बीच मतभेद के कारण।
मतभेद के कारण, मतभेद के कारण आखिर इनके बीच क्या मतभेद था, इनके बीच तनाव क्या था, इनके बीच तनाव क्या था। अगर इन तनाव की बात की जाए तो देखो, एक तो सबसे बड़ा, क्योंकि दोनों के संदर्भ में आपको बतलाना होगा कि जो उदारवादी हैं और जो उग्रवादी हैं, यानी नरम दल और गरम दल, इनके बीच में किस बात को लेकर मतभेद था, आखिर क्यों 1907 में आकर ये विभाजित हो गए, कांग्रेस विभाजित हो गई। एक बहुत बड़ी घटना घटित हो रही है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है कि आप एक संगठन बनाएं और उस संगठन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया जा रहा है, लेकिन आप खुद ही एकजुट नहीं रह पाए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, एक बहुत बड़ी घटना है कि आप खुद एकजुट नहीं रह पाए। आखिर ऐसा क्या था? और यह पहली बार घटित नहीं हुआ है, आगे भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसमें एक बार फिर ऐसा लगा कि फिर से कांग्रेस विभाजित होने वाली है, लेकिन उस विभाजन को टाला गया क्योंकि उस समय एक व्यक्ति था, वह गांधी थे। क्योंकि असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद एक बार फिर से वह स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें लगा कि कांग्रेस विभाजित होने वाली है। कांग्रेस से ही कुछ लोग निकलकर 1922 का गया अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। और एक मुद्दा उठा, विधायिका में प्रवेश, चुनाव होने वाले थे। विधायिका में प्रवेश की बात को लेकर एक बार फिर से लोगों में मतभेद उत्पन्न हुआ और लगा कि फिर कांग्रेस 1907 वाली स्थिति में आ गई है, एक विभाजन और कांग्रेस के अंदर होने जा रही है। लेकिन गांधी के बीच बचाव से उस मतभेद को टाल दिया जाता है, जबकि कुछ लोग कांग्रेस से बाहर निकलकर उन्होंने एक पार्टी भी गठित किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। लेकिन उसके बावजूद भी गांधी ने उस पार्टी को मान्यता दी और गांधी ने कहा कि यह जो स्वराज पार्टी है यह कोई कांग्रेस से अलग नहीं है, बल्कि कांग्रेस इसका समर्थन करती है। तो कम से कम वह जो मतभेद उभर कर आया था वह मतभेद समाप्त हो गया और कांग्रेस टूटने से बच जाती है। आगे चलकर जब 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है तो CR दास की मृत्यु होने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वह स्वराज पार्टी भी उतना प्रभावी नहीं रह पाई और फिर आगे की कुछ और घटनाएं ऐसी घटित हुई, जैसे साइमन कमीशन का आगमन हुआ, बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है, 1929 का अधिवेशन होता है। उधर आप देख रहे हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जा रही है, फिर एक राजनीतिक माहौल वैसा बनने लगता है, तो बहुत सारी फिर घटनाएं घटित हुई। तो यहाँ पे उदारवाद और उग्रवाद के बीच आखिर मतभेद किस बात को लेकर था? तो एक तो इनके बीच मतभेद था विचारधारा को लेकर, यानी एक मतभेद इनके बीच क्या था, वह वैचारिक मतभेद था। वैचारिक मतभेद, वैचारिक मतभेद विचारधारा को लेकर। अब वैचारिक मतभेद क्या था? तो वैचारिक मतभेद था कि उदारवादी जो थे, यह ब्रिटिश न्याय प्रियता में इनकी आस्था थी उदारवादियों को। तो उदारवादी को ब्रिटिश न्याय प्रियता में आस्था थी, ब्रिटिश न्याय प्रियता में आस्था थी, आस्था थी। इनको ब्रिटिश न्याय प्रियता में आस्था थी उदारवादियों को। क्यों भाई? तो इनका मानना था कि ब्रिटिश ही भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता दिला सकते हैं, ब्रिटिश ही भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता दिला सकते हैं, राजनीतिक न्याय दिला सकते हैं, भारत को आधुनिक बना सकते हैं। एक तो इनका यह मानना था, जिसको लेकर यहां पे मतभेद। दूसरी ओर आप देख रहे हो कि जो उग्रवादी हैं उनको ब्रिटिश न्याय प्रियता में कोई आस्था नहीं है। उनका मानना है कि ब्रिटेन से हमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक संबंध नहीं रखने चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें ब्रिटेन से सभी राजनीतिक संबंध को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो विकास होगा वह हमारे प्रयत्नों से होगा, वह किसी के सहयोग से होने वाला नहीं है।
अब उदारवादियों को लगता है कि नहीं, ब्रिटिश समाज एक प्रगतिशील समाज है, पुनर्जागरण, प्रबोधन जैसी घटनाओं को गुजर कर वे लोग आए हैं, वहां पे आधुनिक शिक्षा है, वहां पे वैज्ञान आपको वैज्ञानिक विकास हुआ है, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए और इनके साथ हमें संबंध सदैव बनाए रखना चाहिए। तो एक तो यहां पे वैचारिक मतभेद है। दूसरी ओर आप देख रहे हो कि उदारवादी नेता जो हैं वह आपको और भी मतभेद है वैचारिक मतभेद में। एक तो यहाँ पे इस न्यायप्रियता को लेकर है, इसके साथ साथ मतभेद और भी है कि जो उदारवादी हैं वह सरकार विरोधी आंदोलन जो चलाते हैं, उनका मानना है कि नहीं, यह केवल शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा चलाना चाहिए, क्योंकि ये सभ्य लोगों के विरुद्ध हम लोग आवाज उठा रहे हैं और अभी भारतीय जनता अशिक्षित है। तो एक तो यहां पे मतभेद यह भी हम देखते हैं कि इनका क्या है कि उदारवादी जो है वह जन आंदोलन में विश्वास नहीं कर रहे हैं। उदारवादी जन आंदोलन में विश्वास नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि नहीं, भारतीय जनता तो अशिक्षित है और ब्रिटिश लोग सभ्य हैं, हमारे अधिकांश लोग असभ्य हैं, अनपढ़ हैं, तो ऐसे में हमें जनता को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ब्रिटिश सरकार बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ये तो उनके सरकार के जो कुछ लोग हैं वे लोग भारतीयों के साथ ऐसे भेदभाव कर रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस बात की जानकारी ही नहीं है, ब्रिटेन के लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है। तो हमें अपनी बातों को ब्रिटिश संसद तक पहुंचाना चाहिए, हमें अपनी बातों को ब्रिटिश जनमत तक पहुंचाना चाहिए, और जिस दिन ब्रिटिश जनमत, ब्रिटिश संसद हमारी बातों से अवगत हो जाएंगे, उस दिन भारत का विकास होगा, इन अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। अब दूसरी ओर आप देखो कि यह जो उग्रवादी हैं, उग्रवादियों को क्या है, तो उग्रवादियों को जन आंदोलन में आस्था है, जन आंदोलन में आस्था है, जन आंदोलन में आस्था है। इनको लगता है कि नहीं, भारत का जो विकास होगा वह भारतीयों के प्रयत्नों से होगा, भारतीयों के द्वारा होगा। हमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाना चाहिए, हमें सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए। तो इस बात को लेकर भी मतभेद है। दूसरी ओर आप देखें तो जो उदारवादी हैं, उदारवादी यह आपको संवैधानिक दायरे में रहकर, यानी दूसरा आप कह सकते हो कि इनके कार्य पद्धति को लेकर भी मतभेद है। एक तो वैचारिक मतभेद है विचारधारा को लेकर, एक मतभेद क्या है, कार्य पद्धति को लेकर। कार्य पद्धति को लेकर क्या है भाई, तो जो उदारवादी हैं, उदारवादी, अब इनके कार्य पद्धति क्या है उदारवादियों का, तो यह उदारवादी जो है संवैधानिक दायरे में रहकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। इनका क्या है, संवैधानिक दायरे में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध, संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध। कहते हैं कि ठीक है, हम सरकार का विरोध करेंगे, हम सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, क्योंकि यह उदारवादी ही हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत में ब्रिटिश शासन को अन ब्रिटिश करार दिया, अन ब्रिटिश रूल कहा। यह उदारवादी ही हैं जिन्होंने सबसे पहले धन के निर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिन्होंने यह कहा कि भारत से धन संपदा को ब्रिटेन लेकर जाया जा रहा है। यह उदारवादी ही हैं जिन्होंने यह कहा कि आपके कुछ नीतियों के कारण भारतीयों को अकाल, भारतीयों को भूखमरी, भारतीयों को बेरोजगारी जैसी समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। इसके लिए आपकी नीति उत्तरदायी है, आप इस नीति में बदलाव लाओ। और उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, तो यह सरकार को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, यह सरकार को स्मरण पत्र दे रहे हैं कि आप तो कहा करते थे साहब, आप ही ने 1833 का अधिनियम लाया और उस अधिनियम में आपने यह कहा कि किसी को भी जन्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ण के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में भेदभाव हो रहा है, सेना में हो रहा है, सिविल सेवा में हो रहा है, प्रशासन में हो रहा है, न्यायिक व्यवस्था में हो रहा है। आप इन सब का भारतीयकरण करो।
तो यह उदारवादी हैं। उदारवादियों की सबसे बड़ी सफलता 1892 का अधिनियम है, यह इन्हीं के प्रयत्नों से लाया जा रहा है। तो इनका जो तरीका है, इनकी जो कार्य पद्धति है, वह कार्य पद्धति क्या है? वह संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करना। इसके लिए क्या कर रहे हैं? तो इसके लिए संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध कैसे कर रहे हैं? तो विरोध कैसे? तो विरोध के लिए यह सरकार को क्या कर रहे हैं? प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। सरकार को क्या दे रहे हैं? स्मरण पत्र याद करवा रहे हैं कि याद करो, कुछ कहे थे तुम, भूल रहे हो, है ना। हम लोग भी याद करवाते हैं कि तुमने ही वादा किए थे, आज तुम मुकर गए सिलेक्शन के बाद, तो इसलिए याद करो अपने वादे को। बोले थे कि साथ में रहेंगे, आज साथ छोड़ रहे हो, है ना। तो यह आप देख रहे हो कि प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र देकर यहाँ पे क्या किया जा रहा है? सरकार को अपने उन बातों को याद दिलाया जा रहा है कि आपने ही तो ऐसा कुछ कहा था, फिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन अब अगर हम उग्रवादियों की कार्य पद्धति को देखें, तो उग्रवादियों की जो कार्य पद्धति है वह कैसी है? क्या वह संवैधानिक दायरा में है? वह संवैधानिक दायरा में नहीं है। यह कहते हैं कि स्वयं के प्रयत्नों से हमारा विकास होगा, यह स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते हैं। तो उग्रवादी स्वयं के प्रयत्नों से विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। और इसके लिए कहते हैं कि भारत से अंग्रेजों को चले जाना चाहिए। यह स्वयं के प्रयत्नों से विकास की बात कर रहे हैं। तो यह कहते हैं कि भारत से अंग्रेज चले जाएं, हम अपने आप विकास कर लेंगे, हम अपने आप आधुनिक बन जाएंगे, हमें आपकी आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं है। आप जिसे आधुनिक करार दे रहे हो वह तो शोषण का जरिया है। आप जो न्यायिक व्यवस्था लेकर आए हो, क्या इस न्यायिक व्यवस्था से भारतीयों को न्याय मिल पा रहा है? क्या उसमें तो भारतीयों को शोषण हो रहा है। आपकी न्यायिक व्यवस्था इतनी पेचीदी है, इतनी जटिल है कि आम भारतीयों की वो समझ से परे है। हमें आज तक पता नहीं चलता है कोर्ट में, एक सामान्य भारतीय को आज तक कोर्ट में पता नहीं चलता है कि हमारे विषय में क्या हो रहा है। वह तो मुख दर्शक है, क्योंकि जिस भाषा में वहां पे बातें की जा रही है उस भाषा से ही वह अवगत नहीं है, तो उसे तो समझ में ही नहीं है कि हमारे विषय में क्या ये लोग कर रहे हैं। बिना उससे सहमति लिए और उसको दंडित कर दिया जा रहा है, सिर्फ किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर, जिसके विषय में वह जान तक नहीं रहा है। तो यह कहते हैं कि आपकी जो न्यायिक व्यवस्था है वह भी बहुत पेचीदी है और आप इसे आधुनिक करार दे रहे हो। इसे तो अच्छा लाख गुना हमारा अच्छा पंच अदालत था, जहां पे किसी का शोषण नहीं होता था और जहां पे त्वरित कार्रवाई होती थी, तुरंत सजा सुना दिया जाता था, तुरंत निर्णय दे दिए जाते थे। वहां पे कोई पैसे का खर्च नहीं था, समय की बर्बादी नहीं थी। हम वहां पे उस भाषा से भी अवगत थे, हमसे वहां पे राय मशविरा भी लिया जाता था कि बताओ तुम इतना दंड को सहने के लिए तैयार हो या नहीं। यहां पे तो कुछ हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है। तो इनका था कि आपके द्वारा हमारा विकास नहीं होगा, हम आधुनिक नहीं बनेंगे, आप जाओ यहां से, हम आधुनिक बन जाएंगे, अपने तरीके से हम बनेंगे, स्वयं के प्रयत्नों से हम होंगे। और इसलिए इनके कार्य पद्धति में हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे सरकार का जो विरोध है वह कैसा है? वह निष्क्रिय प्रतिरोध। तो यहां पे विरोध का जो तरीका है वह विरोध कैसा है? तो यहां पे विरोध बदला हुआ है और यह विरोध किस रूप में है? निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में, जिसमें हम सरकार के बहिष्कार कर रहे हैं, उसकी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, उससे जुड़ी संस्थाओं का बहिष्कार कर रहे हैं, अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा निष्क्रिय प्रतिरोध है। यहाँ पे विरोध कैसा है? तो यह विरोध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में है। तो एक तो मतभेद इनके कार्य पद्धति को लेकर भी है। यही कार्य पद्धति को लेकर मतभेद आगे चलकर क्या किया? तो यही कार्य पद्धति का मतभेद जो है वह कांग्रेस को विभाजित कर देता है। कैसे भाई? तो जब बंगाल विभाजन को लेकर जब उग्रवादियों ने बहिष्कार का निर्णय लिया, तो उदारवादियों का कहना था कि बहिष्कार केवल
वस्तुओं का होना चाहिए, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, आधुनिक शिक्षा का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। लेकिन उग्रवादी जो थे, उग्रवादी कहें कि नहीं, ब्रिटिश से संबंधित जो भी चीजें हैं, उनके द्वारा बनाई गई जो संस्थाएं भी हैं, हम उन सब का बहिष्कार करेंगे। हम उनकी स्कूलों का बहिष्कार करेंगे, अदालतों का बहिष्कार करेंगे, हम सब कुछ का बहिष्कार करेंगे। हम उनके द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार करेंगे, सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करेंगे। तो इस प्रकार से उग्रवादी जो हैं, यहाँ पे उदारवादी और उग्रवादियों में मतभेद बढ़ जाता है। दूसरा मतभेद का कारण है, वह कारण है कि भाई उदारवादी जो थे वह इस बंगाल विभाजन का विरोध केवल बंगाल तक केंद्रित रखना चाहते थे। वह कहते थे कि यह बंगाल से संबंधित मुद्दा है, तो हमें विरोध केवल बंगाल तक करना चाहिए, हमें बंगाल में केवल विरोध करना चाहिए। उग्रवादी इस बात को लेकर सहमत नहीं थे। उग्रवादियों का मानना था कि बंगाल से संबंधित मुद्दा अवश्य है, लेकिन यह हमारी राष्ट्रीयता पर प्रहार है। बंगाल विभाजन यह हमारी राष्ट्रीयता पर प्रहार है, और इसलिए हम केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम तो इसका विस्तार करेंगे। और इसलिए आप देखते हो कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग इसका नेतृत्व करते हैं। जिसमें पूना में कौन नेतृत्व किए? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली में किसने किया? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में किसने किया? चिदम्बरम पिल्लै ने। इधर पंजाब में किसने किया? लाला लाजपत राय ने। इधर संयुक्त प्रांत में किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे विरोध अब बंगाल की सीमाओं से बाहर निकल गया। इस बात को लेकर भी मतभेद था। मतभेद इतना बढ़ गया कि आगे चलकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। विभाजन क्यों हुआ? तो यही मतभेद आगे चलकर विभाजन करवाया। और विभाजन क्यों हुआ? तो विभाजन के पीछे पहले से तो मतभेद चले ही आ रहे थे। यह विभाजन के पीछे एक बड़ा कारण हो गया, वह हुआ स्थान। कांग्रेस का जो आयोजन था, क्योंकि कांग्रेस का जो आयोजन होना था 1907 में, वह कहाँ होना था? वह होना था नागपुर में। और उदारवादियों ने क्या किया? क्योंकि उदारवादी कुंठित थे, उदारवादियों को लग रहा था कि इनका वर्चस्व कांग्रेस में बढ़ता जा रहा है, और अगर नागपुर में अधिवेशन हुआ तो यह अध्यक्षता भी हमसे छीन लेंगे। इसलिए उदारवादियों ने क्या किया कि कांग्रेस का आयोजन स्थल, जो स्थान था, जो वार्षिक अधिवेशन था, उसको इन्होंने कहां कर दिया? नागपुर से हटाकर कहां कर दिया? सूरत कर दिया। अब उग्रवादी कुंठित, उग्रवादी खफा है कि ये लोग जानबूझकर षड्यंत्र के तहत किया है। दूसरा जो विभाजन का कारण बना, वह कारण बना अध्यक्षता को लेकर। अध्यक्षता को लेकर, अब अध्यक्षता को लेकर क्या? तो उग्रवादी जो थे, वे उग्रवादी आपको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तिलक को या फिर लाला लाजपत राय को। और उदारवादी जो थे, वह रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसको लेकर भी विवाद हो जाता है, और आखिर अध्यक्ष रास बिहारी घोष बन जाते हैं। जिसके बाद उस अधिवेशन में ही लात जूता चलने लगा, जो भारतीयों की आम परंपरा रहती है। उठाकर कुर्सी फेंको, टेंट जो लगा हुआ है उसको गिराओ, डंडा खींचो। अब ये सारी चीजें चलने लगी। पुलिस वहां पे पहले से मौजूद, और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई स्टार्ट कर दी। उदारवादियों के द्वारा उग्रवादियों को कांग्रेस से 8 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। अभी तक क्या था कि जो उदारवादी थे वह उग्रवादियों के सुरक्षा कवच बने हुए थे, संरक्षक थे, जो उनकी हर गतिविधियों का संरक्षण कर देते थे। जब भी ब्रिटिश उनको मारने के लिए उतावला होते थे तो वह कहते थे कि अच्छा रुक जाओ भाई, हम बात करते हैं, क्यों इतना हो रहे हो आप, रुक जाओ, समझ जाएगा। अब उदारवादियों का संरक्षण उग्रवादियों पर से समाप्त हो गया। ब्रिटिश को मौका मिला और ब्रिटिशों के द्वारा उग्रवादियों का दमन क्रूरतापूर्वक कर दिया जाता है। अब इस दमन के कारण जो युवा वर्ग हैं, बहुत सारे उग्रवादियों को देश निष्कासन की सजा दे दिया गया। अब इस पुलिस कार्रवाई से और ब्रिटिश क्रूरता से जो युवा वर्ग थे, वह युवा वर्ग बहुत आक्रोशित हुए। उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश था, जिसके कारण वे हिंसा के रास्ता को अख्तियार कर लिए, आत्मविनाश की नीति को अख्तियार किए।
और हिंसक घटनाएं इतनी घटित होने लगी कि सरकार को भी कहीं ना कहीं बैक फुट पर लाने का काम किया। और यह सरकार के ऊपर उग्रवादियों का दबाव था, जिसके कारण सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। यह उग्रवादी गतिविधियों का कारण था, जिसके कारण आप देखते हो कि बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। जिस तरीके से देश में हिंसक घटनाएं घटित होने लगी, उस घटनाओं को देखते हुए अब यह ब्रिटिश को यह लगा कि यह घटनाएं समाप्त होने वाली नहीं है, इससे अच्छा है कि इस विभाजन को कम से कम रद्द करो और इस हिंसक गतिविधियों को, क्योंकि अंग्रेजों के मन में खौफ तो पैदा होने लगा था, डर तो पैदा होने लगा था, क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं ने आत्म बलिदान की नीति अख्तियार की थी, जिस प्रकार से टारगेट करके उन अधिकारियों की हत्याएं की जा रही थी जिन लोगों ने भारतीयों के साथ दमन किया था, उससे ब्रिटिश चिंतित थे, उनके अधिकारी चिंतित थे। यह उनके ऊपर बढ़ता हुआ दबाव था, जिसके कारण 1911 में इस विभाजन को रद्द किया गया। लेकिन इस विभाजन को रद्द करने के बाद भी अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति का खेल खेला। और विभाजन को तो रद्द किया ही, लेकिन विभाजन के रद्द करने के साथ ही साथ आप देख रहे हो कि इन्होंने विभाजन तो रद्द कर दिया, यह जो बंगाल विभाजन किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। क्यों भाई? अब इसके पीछे भी एक गहरी चाल थी अंग्रेजों की, क्योंकि इस विभाजन के द्वारा उन्होंने एक जनमानस को संतुष्ट किया था, और वह जनमानस कौन था? मुस्लिम वर्ग। क्योंकि जब विभाजन किया गया बंगाल का, तो यह कहा गया कि आप लोग पीड़ित हो हिंदुओं से, और इसलिए आपको लिए एक अलग क्षेत्र में दे रहा हूं, अलग प्रांत में दे रहा हूं, जहां पे आपका सब कुछ चलेगा, जहां पे आप हिंदुओं का शोषण का शिकार नहीं होगे। ये हमारी एकता के बीच डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, जिसको लेकर बंगाल का विभाजन किया गया था। अब इन्हें लगा कि अब तो मुस्लिम वर्ग हमसे असंतुष्ट हो जाएंगे, अब मुस्लिम असंतोष को कैसे कम किया जाए? तो इसी मुस्लिम असंतोष को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया। क्यों भाई? तो दिल्ली स्थानांतरित करके इन्होंने यह बतलाना चाहा कि देखो, हमने राजधानी भी कहां बनाया? तो हमने राजधानी वहीं बनाया जहां पे पहले से तुम्हारी राजधानी रही थी, क्योंकि सल्तनत और मुगल कालीन राजधानी दिल्ली थी, और दिल्ली मुस्लिम सत्ता का केंद्र था, इस्लामिक केंद्र था। दिल्ली की पहचान इस्लामिक केंद्र के रूप में थी। तो इस विभाजन को रद्द करके और राजधानी परिवर्तन के द्वारा यहां भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और शासन करो की नीति का खेल खेला जा रहा था। और मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। और इसी दिल्ली राजधानी के दौरान आप देखते हो कि आपको वायसराय के ऊपर बम भी फेंका गया। किसके द्वारा? रास बिहारी घोष के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, घोष नहीं, रास बिहारी बोस। दोनों में अंतर है, बड़ा कंफ्यूजन कर देता है रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष जो हैं वह उदारवादी हैं, घोष, और रास बिहारी बोस जो हैं वह उग्रवादी हैं, वह गर्मपंथी हैं। तो उनके द्वारा आपको बम फेंका जाता है, जिसमें बच जाता है वायसराय। तो यह एक बड़ा मतभेद का कारण था, और मतभेद एक तो विचारधारा को लेकर था और दूसरा कार्य पद्धति को लेकर था, जिसके कारण आगे जाकर कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है।